नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। लखनऊ ट्रांसपोर्ट नगर में एक बड़ी इमारत गिरी, कई लोगों के दबे होने की आशंका। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिए निर्देश, मौके पर पहुंचकर राहत एवं कार्य बचाव में लाए तेजी। जम्मू के पलोरा में अमित शाह की चुनावी रैली, कहा जब तक शांति नहीं होगी पाकिस्तान से नहीं होगी कोई बातचीत। अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में हो रहा है मतदान, लोगों से चुनाव को ऐतिहासिक बनाने का किया आह्वान। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला का विवादित बयान, संसद हमले के दोषी अफजल गुरु की फांसी पर उठाए सवाल। भाजपा का पलटवार, कहा इंडी अलायंस का हाथ आतंकवादियों के साथ। केंद्र सरकार ने विवादास्पद ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर को किया पद मुक्त। आईएएस प्रोबेशन रूल 1954 के तहत हुई कार्रवाई, तत्काल प्रभाव से फैसला लागू। हिमाचल संजौली मस्जिद विवाद मामले में नगर निगम आयुक्त की कोर्ट ने अवैध निर्माण को लेकर लगाई फटकार। वक्फ बोर्ड ने अवैध निर्माण से खुद को किया अलग, मस्जिद कमेटी को ठहराया जिम्मेदार। मामले में अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को। पेरिस पैरालंपिक में भारत को मिला 27वां पदक। शॉटपुट में नागालैंड के होकाटो ने जीता कांस्य पदक। भारतीय खिलाड़ी आज पैरा साइकिलिंग, पैरा कनोई, पैरा स्विमिंग और पैरा एथलेटिक्स में पेश करेंगे चुनौती। और देश और दुनिया में धूमधाम से मनाया जा रहा है गणेश चतुर्थी। 10 दिन का गणेशोत्सव शुरू। गणपत बप्पा मोरया के जयकारों के साथ भक्तगण अपने अपने घरों में कर रहे हैं गणेश प्रतिमा की स्थापना। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सरोजनी नगर ट्रांसपोर्ट नगर में एक बड़ी इमारत गिर गई। यहां पर कई लोगों के दबे होने की आशंका है। ये ट्रांसपोर्ट नगर का मामला है। सूचना पर पहुंची पुलिस और राहत बचाव की टीम राहत एवं बचाव कार्य में जुट गई है। एनडीआरएफ की अग्रिम टीमें मौके पर पहुंची हैं। 8 एम्बुलेंस को मौके पर लगाया गया है। लखनऊ में ये हादसा हुआ है और कहा जा रहा है कि 3 मंजिला बिल्डिंग अचानक भर कर गिर गई और ये बेसमेंट बताया जा रहा है जहां पर काम चल रहा था। अभी कितने लोग मलबे में दबे हुए हैं इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। तत्काल राहत एवं बचाव कार्य स्थापित करने के लिए एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें वहां पर पहुंचा दी गई हैं। हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता विकास सिंह। विकास, ट्रांसपोर्ट नगर का ये इलाका अक्सर आवाजाही वहाँ पर काफ़ी घनी आबादी भी, क्या कैसे हुआ हादसा, क्या है प्रारंभिक जानकारी? विकास, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। काम चलता था, 3 मंजिला बिल्डिंग है ये जो गिर गई है। माना ये जा रहा था, अभी तक जो जानकारी मिल रही थी कि यहाँ पर काम चल रहा था, लेकिन अभी तक जो सूचना मिल रही है यहाँ पर कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, राजस्व, पुलिस सभी वहाँ पहुंच चुकी हैं। और अभी तक जो सूचना मिली है 10 लोगों को वहाँ से निकालकर अस्पताल पहुंचाया जा चुका है और वहाँ पर राहत और बचाव कार्य बड़ी तेज गति से जारी है। वहाँ पर 8 एम्बुलेंस तैनात कर दी गई हैं और आगे जरूरत पड़ने पर वहाँ पर तत्काल अन्य अस्पतालों को अलर्ट पे रखा गया है। हाँ विकास, ये भी जानना चाहेंगे कि ये ट्रांसपोर्ट नगर का इलाका अगर देखें तो काफ़ी कंजेस्टेड इलाका है। ट्रकों की आवाजाही और साथ ही माल की आवाजाही, बहुत सारी आर्थिक गतिविधियों को वहाँ पर चलाया जाता है। किस तरह की ये इमारत थी? कहा जा रहा था कि बेसमेंट में शायद कुछ काम चल रहा था या फिर वहाँ पर गोदाम था, बड़ी संख्या में लोग थे। आधिकारिक रूप से क्या पुष्टि हुई है? जी बिल्कुल, ये 3 मंजिला इमारत थी जहां पर दवा व्यवसाय का काम होता था। जैसा कि आप बता रहे हैं कि बेसमेंट में काम होता था। अभी शुरुआती जानकारी यही मिल रही है कि बेसमेंट में कुछ निर्माण कार्य चल रहा था, क्योंकि लगातार पिछले कई दिनों से
बारिश लखनऊ में हो ही रही थी, तो इसके चलते ये इमारत गिरेगी। बाकी जो आएगा वो तो जांच रिपोर्ट में ही पता चलेगा, लेकिन शुरुआती जो जानकारी मिल रही है बेसमेंट में काम की वजह और अत्यधिक बारिश, ये दो कारण बताए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस घटना के बाद सबसे पहले प्रशासन का यही लक्ष्य है कि वहां पर जो भी लोग घायल हैं उनको तत्काल उपचार मिले, बिल्डिंग से निकाला जा सके, उस मलबे से मलबा हटाया जा सके, साफ किया जाए। इसके लिए वहाँ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम वहाँ पहुंच गई है, जो अपना काम शुरू कर दिया है उन्होंने। इसके बाद लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी घटना का संज्ञान लिया था, उन्होंने तत्काल निर्देश दिए थे, वहाँ तमाम सारे अधिकारी पहुंचे वहां पर, लोगों को राहत के लिए निर्देश दिए थे। वैसा ही वहां पर जमीन पे भी नजर आ रहा है, तमाम सारी टीमें वहां मौजूद हैं। वहां पर स्थानीय एसडीएम समेत तमाम आला अधिकारी पहुंच चुके हैं मौके पर, और पूरी घटना में पीड़ितों को मदद करने का पूरा जो है काम किया जा रहा है, राहत और बचाव कार्य का। जी विकास, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जैसे कि राजधानी है, प्रशासन वहाँ पर काफ़ी मुस्तैद रहता है और आसपास की जो आर्थिक गतिविधियां हैं, बहुत सारे लोगों के आने जाने की वहाँ पर आवाजाही रहती है। घायलों की स्थिति क्या है, घायलों की संख्या क्या है, कितने घायलों को किन किन अस्पतालों में पहुँचाया गया? आसपास तो नज़दीकी बहुत सारे अस्पताल भी हैं। जी, यहाँ पर लखनऊ में वालों को अलर्ट रखा गया है, लेकिन सबसे पहले वहां से निकटतम अस्पताल लोक बंधु हॉस्पिटल पड़ता है, यहाँ पर घायलों को ले जाया गया है। 10 घायलों को ले जाया गया है, ये एसडीएम ने जानकारी दी है। मौके पर वहां पर तलाशी का काम चल रहा है, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम वहां मौजूद है। क्योंकि वो बिल्डिंग वहां पर जो थी, इमारत थी 3 मंजिला, इसके अगल बगल जो भी वहां काम होता था वहां ढेर सारे गोडाउन ही बने हुए हैं। तो वहां पर ये संभवतः अगर कुछ लोग फंसे होंगे तो उनको तलाशी का काम वहां पे चल रहा है एनडीआरएफ के द्वारा, और तत्काल पूरा प्रशासन वहां पे मौजूद है। किसी भी प्रकार की चुनौती से निपटने के लिए लगातार वहां पर उच्च अधिकारी निगाह बनाए हुए हैं, और सबसे बड़ा काम यही है कि जल्दी से जल्दी मलबा हटाया जा सके और देखा जा सके कि कोई अन्य बिल्डिंग के अंदर, मलबे के अंदर फंसा तो नहीं है। मलबा साफ करना सबसे पहली चुनौती होगी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की, जिसका काम शुरू हो चुका है। जी विकास, बस एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि खुद प्रधानमंत्री माफ़ करिएगा, खुद मुख्यमंत्री ने मामले का संज्ञान लिया है, राजधानी का मामला है, वरिष्ठ अधिकारी भी वहाँ पर मौजूद हैं। जो निर्माण गतिविधियाँ हैं वहाँ पर, बहुत सारी ऐसी निर्माण गतिविधियाँ होती हैं जिन पर कहीं ना कहीं रोक होती है। मौसम की स्थितियाँ हैं, बारिश हो रही है, क्या कुछ शुरुआती रूप में प्रशासन का कहना है इस इमारत के हादसे को लेकर? अभी फ़िलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया आई है? अश्विनी, इस पर तो अभी आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं है। इससे पहले भी लखनऊ में एक हादसा हुआ था, बिल्डिंग हादसा हुआ था, जिसमें बेसमेंट में काम चल रहा था, और यहाँ भी अभी शुरुआती जो जानकारी मिल रही है कि बेसमेंट में कुछ निर्माण कार्य चल रहा था। इसको लेकर कुछ गाइडलाइन भी बनाई गई थी, उस गाइडलाइन के मद्देनजर प्रशासन कार्रवाई करेगा आगे। लेकिन इस समय सबसे बड़ी प्रशासन का लक्ष्य होता है, चुनौती होता है कि मलबा हटाकर वहां पर अगर कोई फंसा है तो उसको तत्काल इलाज पहुंचाया जाए, सबसे जरूरी यही होता है। इसके लिए प्रशासन अभी काम कर रहा है कि उस मलबे को हटाकर चेक पूरी तरीके से किया जा रहा है, क्योंकि 3 मंजिला ये इमारत थी जहाँ पर दवा व्यवसाय का काम होता था, गोडाउन बना। बहुत बहुत धन्यवाद विकास, हमसे जुड़ने के लिए, विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो लखनऊ में हादसा हुआ है, 3 मंजिला एक इमारत गिरी है, मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है, घायलों को अस्पताल में पहुंचा दिया गया है, उच्च अधिकारी खुद मौके पर मौजूद हैं, राहत एवं बचाव कार्य तेजी से जारी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्र सरकार ने ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा मनोरमा दिलीप खेडकर को तत्काल प्रभाव से पदमुक्त कर दिया है। केंद्र सरकार के 6 दिसंबर 2024 के आदेश के अंतर्गत आईएएस प्रोबेशन नियम 1954 के नियम 12 के तहत ये कार्रवाई की गई। पूजा खेडकर पर यूपीएससी परीक्षा में धोखाधड़ी और पद का दुरुपयोग करने के कारण कार्रवाई की गई। उनके ऊपर यूपीएससी परीक्षा में गलत जाति पहचान पत्र और दिव्यांगता के फर्जी दस्तावेज मुहैया कराने के आरोप थे। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हमारे संवाददाता सुधाकर दास। सुधाकर, अगर देखें तो स्पष्ट तरीके से जो इससे पूर्व की कार्रवाइयाँ थी, ये माना जा रहा था कि अंतिम रूप से इस पूरे प्रकरण का पटाक्षेप इसी रूप में होगा। किस तरीके से, किन परिस्थितियों में, किन साक्ष्यों के आधार पर और किन मामलों को दृष्टिगत रखते हुए ये अंतिम फैसला लिया गया? अश्विनी, आपको याद होगा जब पूरा मामला सामने आया था उसके बाद 2 तरफा कार्रवाई हुई थी। एक तो यूपी ने पूरे मामले की जांच की थी, उसके बाद ये पाया गया था कि उन्होंने नियमों का
उल्लंघन करते हुए जो सीमा है यूपीएससी एग्जाम देने की, उस सीमा का उल्लंघन किया, अपनी जानकारियां छिपाई और फिर दोबारा से एग्जाम में अपीयर हुई और जो फर्जी कागजातों के सारे पास भी हुई, जैसा हम सबकी जानकारी में है। तो उनका प्रोविजनल कैंडिडेचर उसको कैंसिल किया था यूपीएससी ने अपनी जांच के आधार पर। उसके अलावा डीओपीटी ने भी एक अतिरिक्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था और जो भी तमाम आरोप हैं उन तमाम आरोपों की उसमें जांच की गई थी। उसके आधार पर ये जो कार्रवाई की गई है उनको एक तरह से विमुक्त किया गया है आईएएस प्रोबेशनर के पद से। तो वो रूल 12 आईएएस प्रोबेशनर्स रूल 1954 के आधार पे और इसके तहत नियम ये है कि इसमें सरकार के स्तर पर एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। तो जांच में जो आरोप थे कहीं ना कहीं उनको सही पाया गया सरकार की तरफ से और उसकी वजह से ये बड़ी कार्रवाई हुई है रूल 12 के अंतर्गत। और इस तरह से ये केस अब एक नजीर भी बनेगा अश्विनी। भविष्य में इस तरह का कोई आचरण कोई कैंडिडेट ना करे, फर्जी चाहे वो दस्तावेज जमा करे या फिर अपनी जानकारियां छिपाए, ये कभी ना कभी बाहर आ सकती है। अश्विनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुधाकर दास हमसे जुड़ने के लिए और विस्तार से जानकारी देने के लिए। पूजा खेड़कर, विवादित प्रोबेशनर आईएएस ऑफिसर, डीओपीटी ने समाप्त की सेवाएं। रुक करते अगली खबर की तरफ। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने जम्मू कश्मीर दौरे के दूसरे दिन पलोरा में एक रैली को संबोधित किया। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि पाकिस्तान से तब तक बातचीत नहीं होगी जब तक शांति बहाली के लिए पाकिस्तान प्रयास नहीं करता है। सरकार आई, आतंकवाद को पैसा देने वालों पर तबाही आई, जेल में डाल दिए। वो कहते हैं फिर से एलओसी का ट्रेड हम शुरू करेंगे, उनका मुनाफा सीधा आतंक के काम में होगा। वो कहते हैं हम पाकिस्तान से बात करेंगे। आज मैं कहकर जाता हूं, जब तक शांति नहीं होती पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी। अमित शाह ने कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं। सभी नागरिकों को अधिकार मिले हैं, आरक्षण का लाभ मिला है, पंचायतें मजबूत हुई हैं। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का गंभीर आरोप लगाया। और वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने संसद हमले के दोषी अफजल गुरु की फांसी को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वे मौत की सजा में विश्वास नहीं रखते क्योंकि इससे अदालती व्यवस्था पर सवाल उठता है। ये बयान उन्होंने न्यूज़ एजेंसी एएनआई के पॉडकास्ट के दौरान दिया और इसके बाद सियासी हलचल बढ़ गई। भाजपा पूरे मामले को लेकर हमलावर है। भाजपा ने कहा कि ये राजनीतिक लाभ और परिवारवाद में डूबी पार्टियां, इनके पास विजन नहीं है। और जम्मू कश्मीर में प्रथम चरण के चुनाव के लिए सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। चुनावी सरगर्मी के बीच राजनीतिक दलों के साथ आम आवाम के बीच खासा उत्साह देखा जा रहा है। शोपियान के गनीपोरा में भाजपा प्रत्याशी जावेद कादरी से हमारी संवाददाता रमा त्यागी ने बात की। और हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में रोज लोगों का चरण दर चरण जो 3 चरण में चुनाव होने हैं, लोगों का ज़बरदस्त उत्साह है। बहुत सारी रिपोर्ट्स हम दिखाएंगे जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज़। जय राम रमा रमनम, आस्था और भक्ति के सागर में हो जाए सराबोर। कुल पाहि जन्म, प्रभु राम के दर्शन कर भक्ति में हो लीन। देखिए अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि से रामलला की भव्य और दिव्य आरती का नित्य सजीव प्रसारण हर दिन सुबह 6 बजे डीडी न्यूज पर। रविवार को हमारे साथ स्टूडियो में होंगे विशेषज्ञ जो बात करेंगे मधुमेह से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में।
इस विषय से जुड़े सवाल आप पूछ सकते हैं हमारे फोन नंबर्स पर। साथ ही आप अपने प्रश्न कार्यक्रम के दौरान ईमेल भी कर सकते हैं। तो देखिए रविवार 8 सितंबर सुबह 8 बजे टोटल हेल्थ सिर्फ डीडी न्यूज पर। साइबर अलर्ट में इस बार करेंगे बात तरह तरह के रोजगार घोटालों की। क्या आप जॉब को स्विच करना चाहते हैं? जी हाँ मैडम, स्विच करना चाहता हूँ, बोलिए। इसके लिए आपको हमारा प्राइम मेंबर बनना होगा, जिसके लिए 10,000 रुपए फीस चार्ज की जाती है। और जैसे ही कोई पैसे वाला मामला आ जाए तो आपको तुरंत सतर्क हो। जॉब फ्रॉड का मतलब क्या है? पार्ट टाइम जॉब से लेकर थोड़ा स्मॉल इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बात हम जम्मू कश्मीर की कर रहे थे। जम्मू कश्मीर में राजनीतिक बदलाव की नई बयारबाही है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ऐसे में जम्मू कश्मीर में एक समय में अनुच्छेद 370 समाप्त होने पर देश का झंडा न उठाने का दावा करने वाले राजनीतिक पार्टियों के सामने एक ऐसा आईना है कि राजनीतिक दलों के झंडे उठाए हुए लोग इस जमहूरियत के सबसे बड़े जश्न में शिद्दत से शामिल हो रहे हैं। देखिए जम्मू कश्मीर से हमारी रिपोर्ट की हमारी संवाददाता रमा त्यागी ने शोपियान से भाजपा प्रत्याशी से बात की। शोपियां में खड़े हैं। शोपियां विधानसभा क्षेत्र है और यहां से बीजेपी ने जावेद कादरी को अपना उम्मीदवार जताया है। किस तरह से इनकी उम्मीदें, आप बताइए, किस तरह से आपकी कैंपेनिंग चल रही है? हम घर घर जा रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और लोगों का बड़ा सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि मैंने लोगों का काम भी किया है। 2010 से मैं घर पे बैठा हूं और भारतीय जनता पार्टी मेरे पीछे एक मजबूत पिलर बन के रही है और मैंने लोगों का काम किया। आज मैं भी खुश हूं और मेरे लोग भी खुश है। ये लोकल पार्टियों ने यहाँ पे हालात खराब किए थे, क्योंकि वो लोग खुद के लिए लोगों को बर्बाद करते थे, खुद के लिए किसी के बच्चे को मरवाते थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यहाँ बाहर ही बाहर है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का यहाँ सबसे बड़ा, मुझे लगता है सबसे मजबूत शोपियान कॉन्स्टिट्यूंसी। तो जावेद कादरी, जिनका कहना है कि तमाम मुद्दे यहाँ पर हैं और उनसे इनको लगता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इनका ये भी कहना है कि जो और दलों के नेता हैं वो बाहरी नेता हैं और यहाँ पर लोग क्योंकि इनके काम को देखते हैं, बीजेपी के काम को देखते हैं और उसे देखकर यहाँ पर इन्हीं के फेवर में वोट पड़ने वाले हैं। क्या होगा ये इंतजार करना होगा, लेकिन जो जोशो खरोश है, यहाँ पर बारिश हो रही है, उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि लोगों में भी राजनीतिक नजर आ रहे हैं। रमा त्यागी, रुक करते हैं हिमाचल प्रदेश की ओर। हिमाचल प्रदेश के शिमला में संजौली मस्जिद के अवैध निर्माण विवाद मामले में नगर निगम आयुक्त की कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान वक्फ बोर्ड ने अवैध निर्माण से खुद को अलग कर लिया और इसे पूरी तरह मस्जिद कमेटी के लिए मस्जिद कमेटी को जिम्मेदार ठहराया। वहीं ज़मीन को लेकर वक्फ बोर्ड ने दावा किया है कि ज़मीन उसकी है, लेकिन अभी तक कोई कागजात पेश नहीं किए गए हैं। वहीं स्थानीय नागरिकों की तरफ से पेश किए गए दस्तावेज में इस ज़मीन के सरकारी होने का दावा किया जा रहा है। प्रदेश के संजौली में अवैध मस्जिद जिस इलाके में है वो शहर का सबसे घनी आबादी वाला पॉश इलाका है। मामले की शुरुआत 2010 में हुई थी, जब स्थानीय नागरिकों ने नगर निगम आयुक्त की अदालत में मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर मुकदमा दायर किया। तब से मामला नगर निगम में चल रहा है। दरअसल मामले ने तूल तब पकड़ा जब पिछले दिनों स्थानीय लोगों ने इस तंग इलाके में भारी संख्या में कथित रूप से बाहरी लोगों की आवाजाही पर एतराज जताया। स्थानीय निवासियों और हिंदू संगठनों ने मामले को लेकर आवाज उठाई है। कांग्रेस के स्थानीय विधायक और मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने पिछले सप्ताह विधानसभा में इस मस्जिद को अवैध बताकर अवैध निर्माण हटाने की मांग की थी। शनिवार को नगर निगम आयुक्त की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान संजौली के स्थानीय लोगों की ओर से मुकदमे की पैरवी कर रहे वकील ने कहा कि जिस जमीन पर मस्जिद बनी है वो सरकारी है। वक्फ बोर्ड ने इसमें अतिक्रमण किया है। स्थानीय निवासियों की ओर से अदालत में दायर अर्जी में कहा गया है कि मस्जिद के कारण उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने निर्माण में एक मास्टरमाइंड के शामिल होने की भी बात कही। जब कमिश्नर साहब ने कोर्ट में वक्फ बोर्ड से ये पूछा कि 13 साल तक जो हुआ क्या आपको उसके बारे में जानकारी है, तो उसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि जो मस्जिद है इसका जो मालिकाना हक हमारे पास है, लेकिन ऐसा कोई रिकॉर्ड वो कोर्ट में दिखा नहीं पाए। लेकिन जो हमारे पास जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है उसके मुताबिक हिमाचल प्रदेश सरकार जो है इस ज़मीन की जो है मालिक है
वक्फ बोर्ड इस जमीन पर अपना अधिकार तो बता रहा है, लेकिन वो अदालत में कोई दस्तावेज पेश नहीं कर पाया। उसने अतिक्रमण निर्माण से अपने आप को अलग कर लिया और कहा कि इसके लिए मस्जिद कमेटी जवाबदेह है। वक्फ बोर्ड के वकील का कहना है कि एक मंजिल के निर्माण की उनको जानकारी है, लेकिन उसके बाद बनी 4 और मंजिल किसने बनाई, इसकी उनको कोई जानकारी नहीं है। वक्फ बोर्ड ने कोर्ट में अपील की है कि मस्जिद को गिराया न जाए और इसका नक्शा पास किया जाए। कोर्ट ने जेई कंसर्न को लेटेस्ट स्टेटस रिपोर्ट कंस्ट्रक्शन के बारे में सबमिट करने के लिए कहा है। उसका हम रिप्लाई सबमिट करेंगे नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। वहीं वक्फ बोर्ड के स्टेट ऑफिसर का कहना है कि जमीन वक्फ बोर्ड की है और रिकॉर्ड में भी 1 मंजिल मस्जिद दर्ज है, लेकिन उसके बाद किसने निर्माण किया इसकी उनको कोई जानकारी नहीं है। बाहरी राज्यों से कुछ मुस्लिम लोग शिमला आए और उन्होंने स्थानीय मस्जिद कमेटी को भी दरकिनार कर अवैध रूप से 4 और मंजिल बना दी। 1907 की जमाबंदी में ये मस्जिद गैर मुमकिन मस्जिद भी हुई है और अब फर्दर जो इसमें डिस्प्यूट आया वो इसकी डेवलपमेंट का आया कि इसमें फर्दर डेवलपमेंट कैसे हुई। वहीं अब इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस में अंतर्कलह खुलकर सामने आ गई है। इसे लेकर कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह और अनिरुद्ध सिंह आमने सामने आ गए हैं। कोई भी धार्मिक संस्थान खुले उसके लिए गवर्नमेंट की परमिशन जरूरी होती है सर। मैं किसी समुदाय के खिलाफ नहीं हूं सर, खुले, लेकिन उसकी परमिशन जरूरी है सर। जमीन जो है, जो उसकी जमीन बताई जा रही है, वो मालिकाना हक जो है हिमाचल प्रदेश सरकार के पास है सर, और उसका सिर्फ कब्जाधारी है। कोर्ट के आदेशों के बाद देखना ये होगा कि स्थानीय लोगों और हिंदू संगठन का क्या रुख रहता है, क्योंकि लोगों ने 1 सप्ताह के भीतर मस्जिद को न तोड़ने की स्थिति में खुद मस्जिद को तोड़ने की बात कही है। लेकिन कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी। हिमाचल प्रदेश से नंदिनी मित्तल और प्रकाश पंत के इनपुट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उज्जैन की घटना पर कहा कि राज्य में कानून का राज है, यहाँ गलती करने वालों के साथ सरकार सख्ती से निपटेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार सुशासन के लिए प्रतिबद्ध है। इस मामले पर राजनीति करने वाले लोगों को अपने राज्यों को देखना चाहिए। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में कानून का राज है, जो गलती करेगा सरकार सख्ती के साथ निपटेगी और इसीलिए कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। हर एक उज्जैन हो या प्रदेश हो, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम सब सुशासन के लिए प्रतिबद्ध हैं और कोई भी राजनीति करे उनको अपने आप में गिरवन में झांकना चाहिए। उनके राज्यों की बात संभाल ले तो समझ में आता है। कलकत्ता की घटना में मुंह नहीं खुलता है और हम सब कानून के शासन से बंधे हुए हैं, इसलिए जहाँ भी ऐसी कोई कठिनाई आएगी सरकार कड़ाई से निपटेगी। शर्मनाक घटना के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उज्जैन के पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने बताया कि इस घटना के लिए उपयोग किए गए मोबाइल को भी बरामद किया गया है। 2 दिन पूर्व कोयला फाटक पर एक महिला थी, उनके साथ एक परिचित व्यक्ति ने उनको शराब पिलाकर उनको शादी का झांसा देकर जो कृत्य किया था, उसमें जिस व्यक्ति द्वारा उस कृत्य की वीडियोग्राफी करके उसको वायरल किया गया था, हमने उसकी तलाश तभी चालू कर दी थी। इसमें एक मोहम्मद सलीम, पिता यासीन शाह, उम्र 43 वर्ष, प्रकाश नगर नागदा का रहने वाला है। इसको हमने गिरफ्तार किया है। इसका मोबाइल भी बरामद किया गया, जिसमें से वो वीडियो भी हम लोगों को बरामद हुआ है। अभी हम लोग उसमें इसका आपराधिक रिकॉर्ड भी पूर्व का हम लोगों ने प्राप्त किया है। अभी इसके मोबाइल का हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, जिसको इसने ये वीडियो भेजा और जिन ने इसमें वायरल किया है, उसके पीछे अगर उनका किसी प्रकार का कोई प्लान है और कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उन सभी की हम लोग शिनाख्त कर रहे हैं और उन सभी के खिलाफ जो वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। भाजपा प्रवक्ता शाहजाद पूनावाला ने कहा कि विपक्ष यानी इंडिया अलायंस सेलेक्टिव पॉलिटिक्स करता है। उन्होंने तमिलनाडु में एक बच्ची के साथ हुई बर्बरता पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की चुप्पी पर सवाल किए। शाहजाद पूनावाला ने कहा कि इंडी का मॉडल है बलात्कारी को बचाओ। तमिलनाडु से एक दिल को दहलाने वाली खबर सामने आई है। एक छोटी बच्ची 6ठी कक्षा की, उसके साथ बलात्कार होता है, रिपीटेडली होता है, उसके पड़ोसी के द्वारा किया जाता है, ये कंफर्म भी है। और जब माता पिता पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तो पुलिस स्टेशन में उनको धमकाया जाता है। बेटी को काउंसलिंग देने के बदले उसको धमकाया जाता है कि तुमने इसका नाम क्यों लिया। अपराधी को अभी तक पकड़ा नहीं गया है, अरेस्ट नहीं किया गया है और उल्टा माता पिता को पीटने का काम किया जाता है।
यही मॉडल है इंडिया अलायंस की सरकारों का, कोलकाता से लेकर चेन्नई तक, केरला से लेकर कन्नौज तक। ये बेटी को न्याय दिलाओ नहीं, बलात्कारी बचाओ, सत्य की आवाज दबाओ या सबूतों को मिटाओ, ये करने का काम करते हैं। और अब बात गणेश महोत्सव की। कर्नाटक में गणपति प्रसाद के लिए एफएसएसआई प्रमाण पत्र लेने की अनिवार्यता पर विवाद पैदा हो गया है। विपक्षी दलों का कहना है कि गणपति के पंडालों में ही भगवान का प्रसाद तैयार करने पर रोक लगाने का आदेश जारी करके राज्य की सिद्धारमैया सरकार ने हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया है। जब जब कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी का सरकार आता है तब तब हिंदू लोगों का अनाचार करने के और सरकार उसके ऊपर दबाव डालने का काम हर वक्त करते हुए ये तो हमने देख चुका है। इस बार भी गणपति फेस्टिवल में जो हम प्रसाद बांटने का काम करता है पूरा कर्नाटक में, पूरा गणेश फेस्टिवल में ये तो काम चलता ही रहता है। ये आपका नहीं, सालों से पहले 100 साल से पहले भी प्रसाद बांटने का काम सभी फेस्टिवल गणपति पंडाल वाले करते हैं। लेकिन इस बार एफएसएसआई से लेके अभी नया कानून लगाने का काम कांग्रेस पार्टी गवर्नमेंट करे में हम पूरा इसके विरोध करते हैं। इतना लोगों में पहले भी बहुत लोग, अन्य धर्मीय लोग भी, मुस्लिम लोग भी नॉनवेज करने के बाद भी तभी नहीं लगाते, लेकिन अभी इस बार गणपति फेस्टिवल में ये लगाने का काम कांग्रेस पार्टी जो अल्पसंख्यक का तुष्टीकरण नीति है वो फिर और एक बार दिखाने का काम कांग्रेस पार्टी किया है। भारतीय जनता पार्टी और पूरा हिंदू विरोधी जो कांग्रेस पार्टी अभी सरकार चलाने के काम कर रहे हैं, हम इसका पूरा विरोध करते हैं। मुस्लिम लीग के रास्ते पर चलने वाली कांग्रेस ने अपना दायित्व समझ लिया है, इसलिए वो रामनगर का नाम बदल देंगे, इसलिए वो गदा और धनुष बाण हटा देंगे। अब वो जो है गणेश चतुर्थी में विघ्न पैदा करने के लिए विघ्न विनाशक के पर्व पर विघ्न डालने की दृष्टि से उन्होंने फसाई का नियम लाया है। अरे भाई, फसाई के इतने नियम की चिंता है तो रमजान के महीने में हलाल फूड की जगह फसाई वाला सर्टिफिकेशन आप जो है अनिवार्य कर दीजिए। इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल में सौर ऊर्जा से चलने वाले सौर स्टोव का प्रदर्शन किया। इस सौर ऊर्जा से संचालित स्टोव के माध्यम से सौर ऊर्जा का उपयोग करके हर तरह का खाना बनाया जा सकता है। कैसा है ये, कैसी है इसकी कार्यप्रणाली, जायजा लिया हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी ने। इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल में यहाँ पर कई ऐसे उपकरण प्रदर्शित किए गए हैं जो कि सोलर से चलते हैं और रोज़मर्रा के जीवन में काफ़ी उपयोगी साबित हो सकते हैं। ऐसा ही यहाँ पर ये सूर्य नूतन ये सोलर का स्टोव है जो कि सोलर के जो पैनल है उससे ये चार्ज होता है और इसके अंदर बैटरी बैकअप है जिससे कि ये 5-6 घंटे जो है ये लगातार चल सकता है। आप देख सकते हैं कि इस पर यहाँ पर रोटियां बनाई जा रही हैं, यहाँ पर ये चिप्स जो है वो फ्राई किए जा रहे हैं और ये जो सूर्य नूतन जो ये सोलर ये स्टोव है इसको इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने इसको विकसित किया है और ये जो है ये पूरी तरीके से सोलर एनर्जी पर चलता है। इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि ये किचन के अंदर है और इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं है, कोई हिलता हुआ पार्ट नहीं है। इसकी लाइफ 10 साल आराम से है, कोई मूविंग पार्ट नहीं है तो इसलिए इसका ख़राब होने का कोई चांस नहीं है। और इसमें बिजली का भी बैकअप है। मान लीजिए बारिश हो रही है या सुबह का टाइम है तो इसमें बिजली का भी ऑप्शन है, बिजली से भी आप इस पर खाना बना सकते हैं। दोनों विकल्प इसमें हैं कि अगर मान लीजिए सोलर एनर्जी नहीं मिल पा रही है किसी कारण से तो बिजली के माध्यम से भी ये चल सकता है और 2 in 1 है ये है और 5-6 घंटे का बैकअप इसमें रहता है। तो कहीं ना कहीं सोलर एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा कैसे उपयोग किया जाए, किस तरीके से सोलर एनर्जी के माध्यम से जो है वो उसको पूरी अपने जीवन में उतारा जाए, अपने जीवन में जो तमाम जो उपकरण हैं उनको सोलर से चलाया जाए, उसके लिए लिहाज से इस तरीके जो उपकरण जो डेवलप किए जा रहे हैं कहीं ना कहीं ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने में काफ़ी लाभकारी साबित होंगे। कैमरामैन शिव सुमन के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज़, दिल्ली। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।